platform of Saraswati Group of Colleges. Today we have discussed about the Bolzano-Weierstrass property in the sequence. Before that we have discussed about the some theorems about the convergency of sequence. In previous classes we have discussed about the what is the convergent sequence, what is sequence, what is the series. उसके पहले मैं डिस्कस कर दूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं और उस मैथमेटिकली डिफिनेशन के आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी है जो कुछ थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। कि अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, जिसको पीछे की क्लास में डिफाइन किया था मैंने, कि फॉर एवरी आप अगर कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वह कन्वर्जेंट कैसे होता है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon, and symbolically we can retain as limit n tend to infinite an equal to l. On this basis we can say that the sequence an is a convergent sequence whose convergent point is l. ठीक है। अब हमारा टॉपिक है, हमारा थ्योरम है कि अगर दो अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, दो अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं और दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है, तो क्या उन दोनों सीक्वेंस पर जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब कि दोनों सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाए, दोनों सीक्वेंस को सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, दोनों सीक्वेंस को डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वह नया सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस होता है उसका, तो उसकी कन्वर्जेंसी क्या होगी, क्या पिछले कन्वर्जेंट पॉइंट से उसकी कन्वर्जेंसी निकाली जा सकती है। आज के हमारे थ्योरम में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरम लिखेंगे कि पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है an, ठीक है, जिसका कन्वर्जेंट पॉइंट है n1, और इसी तरीके से दूसरा सीक्वेंस है bn जो L2 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो अब इन दोनों सीक्वेंस पर हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं कि दोनों सीक्वेंस को हम ऐड कर दें, यानी an प्लस bn कर दें। दोनों सीक्वेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, an माइनस bn कर सकते हैं। दोनों सीक्वेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, an डॉट bn कर सकते हैं, अदरवाइज an बाई bn कर सकते हैं। मतलब कि दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर इतने मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि जब ये अलग अलग थे तो ये कन्वर्जेंट थे, क्या जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुणा करने के बाद या भाग देने के बाद, ठीक है ना, जो नए टर्म्स मिले हैं वह सीक्वेंस के टर्म्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाते हैं, और अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाते हैं तो इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारा थ्योरम है कि लिमिट an टेंड टू l, मतलब कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस an है जिसका कन्वर्जेंट पॉइंट l1 है, और दूसरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है l, ठीक है, bn जिसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या है, l2 है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको प्रूफ करना है कि लिमिट an प्लस माइनस bn, मतलब कि सीक्वेंस an को bn में अगर ऐड करके और लिमिट अप्लाई किया जाए तो उसका लिमिट पॉइंट L1 प्लस L2 होगा, और अगर सीक्वेंस an माइनस bn किया जाए, लिमिट अप्लाई किया जाए, तो उसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा, L1 माइनस L2। तो इन दोनों थ्योरम को हम एक साथ प्रूव करेंगे। कन्वर्जेंस के आधार पर डिफिनेशन होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा बिलोंग टू n। डेल्टा के आधार पर आपको डिस्क्राइब किया गया, आप इसको n1 n2 xl या में किसी के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज दैट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कि हम इसको क्या करेंगे, लिमिट, ठीक है ना, an इक्वल टू l1, लिमिट an इक्वल टू l1 पर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या डिफाइन करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स, देखिए डेल्टा का यूज किया गया है, और डेल्टा की जगह यहाँ पर l1 के लिए n1 का यूज करेंगे, n1 बिलोंग टू n सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या होगा, an माइनस l1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन n1, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा जो सीक्वेंस है bn, वह L2 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके लिए जब हम डिफिनेशन मैथमेटिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है एप्सिलॉन बाई 2। जब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखा है
तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिख रहे हैं? तो आप ये सिंपल सा आइडिया देखिए कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, 2 भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 की ही वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव रियल वैल्यू ही देगा। तो हम एप्सिलॉन की जगह थ्योरम को प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन बाई 2 का यूज करेंगे। फिर दूसरे वाले में भी देखेंगे आप वही सेम, केवल n1 की जगह n2 होगा एंड मॉड ऑफ bn माइनस l2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो नेचुरल नंबर है, एक n1 है और एक n2 है। तो इन n1 और n2 में एक बड़ा होगा और एक क्या होगा आपका? छोटा होगा। या तो n1 बड़ा हो सकता है, या तो n2 बड़ा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि n1 n2 दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से इन तीनों में कोई एक ही पार्ट सही होगा। अब कौन सा पार्ट सही होगा अब ये हम नहीं जानते, तो इसके लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम n1 को बड़ा कहें कि n2 को बड़ा कहें। तो सिंपल सा मैं मैथमेटिकल टर्म यूज करूंगा और उसके आधार पर हम केवल सपोज कर लेंगे कि n1 और n2 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है उसको हम n0 से डिनोट कर रहे हैं। अब n0 क्या होगा? n इज ग्रेटर देन n0। जैसे क्या हुआ? n ग्रेटर देन n1 हुआ, n1 बिलोंग टू n, ठीक है ना? और फिर आपका क्या हुआ? n2 बिलोंग टू n, यहां से n ग्रेटर देन n1, n2 n ग्रेटर देन n2, तो उसी तरह से आपका n ग्रेटर देन n0 हो गया। क्लियर है? अब हमारा प्रूफ देखिए ऐसे होगा कि मॉड ऑफ an प्लस माइनस bn माइनस l1 प्लस माइनस l2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए an को l1 के साथ सपोज कर लीजिए, तो an माइनस l1 प्लस माइनस को हमने कॉमन कर लिया, फिर आपके पास बचेगा bn माइनस l2। अगर हम इसको a सपोज करते हैं और इसको b सपोज करते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी सपोज कर सकते हैं। तो यहां से मॉड ऑफ a प्लस b इट इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ a का मतलब an माइनस l1 प्लस मॉड ऑफ b bn माइनस l2, दिस इट इज लेस और इक्वल टू। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मॉड ऑफ an माइनस l1 की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और मॉड ऑफ bn माइनस l2 की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो जाएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स, देखिए आपने क्या डिनोट किया है? n0 बिलोंग टू n सच दैट n is greater than n0, and this implies that mod of an plus minus bn minus l1 plus minus l2 is less than epsilon, and on this condition we can say that the limit of an plus minus bn equal to l1 plus minus l2। यह इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट है, ठीक है ना। अब इसके आधार पर एक थ्योरम और हमने आपको बताया कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अलग अलग किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं और उसमें हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट करते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सीक्वेंस होगा अगर वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो दोनों के अलग अलग कन्वर्जेंट पॉइंट के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न पर इसका डिस्क्रिप्शन होगा, थोड़ी सी चेंजिंग क्या होगी कि आप देखिए an और bn आपके क्या है? दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, an एंड bn बोथ आर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और आपने थ्योरम पढ़ा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो an और bn दोनों क्या हो जाएंगे? बाउंडेड हो जाएंगे। बाउंडेड होने का मतलब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होगा। तो हम यहाँ पर बाउंड से डिस्क्राइब कर लिया है कि हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है a और b। कैसे हैं कि मॉड ऑफ an की जो वैल्यू है, यानी पहला जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू a है, और जो दूसरा सीक्वेंस bn है, ठीक है ना, मॉड ऑफ bn की वैल्यू लेस और इक्वल टू b है। अब देखिए कि अब जब अगर पूरा सीक्वेंस लेस और इक्वल टू a है तो इसका जो लिमिट पॉइंट L1 है वह भी क्या होगा? लेस और इक्वल टू a होगा। जो b आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर b से लेस और इक्वल टू b है तो L2 यानी उसका कन्वर्जेंट पॉइंट भी b से लेस होगा। केवल आपको इतना ही ज्यादा एडिशनल इसमें करना है। फिर आप देखिए कन्वर्जेंसी के डिफिनेशन से कि जब an L1 पर कन्वर्ज कर रहा है, मैथमेटिकल डिफिनेशन देखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स n1 बिलोंग टू 1। पिछले थ्योरम में है यह चीज, ठीक है ना। an माइनस l1 मॉड ऑफ an माइनस l1 इज लेस देन, देखिए पीछे थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने एप्सिलॉन बाई 2 का यूज किया था। यहाँ पर बस छोटा सा एक ट्रिक अप्लाई करेंगे कि आप जैसे यहाँ पर पहले थ्योरम में एप्सिलॉन बाई 2 का यूज किए हो तो उसी तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे एप्सिलॉन बाई 2b। एप्सिलॉन बाई 2b
एप्सिलॉन भी आपका ग्रेटर देन 0 है, 2 भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 क्योंकि लिखा गया b इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो एप्सिलॉन बाई 2b इज आल्सो ग्रेटर देन 0। और ये केवल ट्रिक लगाया गया थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जब आप an की कन्वर्जेंसी देखेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन 2b करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह देखिए कि bn भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो L2 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके लिए देखिए फिर मैथमेटिकल क्या हो गया, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग टू n1 और n2। पीछे वाले थ्योरम से भी आप देख सकते हो, यहां से bn माइनस L2 व्हाट ऑफ bn माइनस L2 इज लेस देन, फिर वही चीज कि जब an के लिए हमने यूज किया तो एप्सिलॉन अपॉन 2b का यूज किया, यहां से हम किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन 2a का। अब देखिए कि हमारे पास दो टर्म्स हैं n1 और n2, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, n1 और n2 का मैक्सिमम सपोज करेंगे n0। और अब हम n0 के लिए डिफाइन करेंगे किसको, मॉड ऑफ an bn माइनस l1 l2। एक सिंपल सा छोटा सा चेंजिंग करना है कि आप l1 bn को ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे, तो a और bn को ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहां से हम bn को अगर कॉमन कर लेते हैं तो मॉड ऑफ bn कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, an माइनस l1, और यहां से हम l1 को कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बचेगा bn माइनस l2। अब देखिए कि मॉड ऑफ bn की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ bn की वैल्यू लेस आर इक्वल टू b है, और मॉड ऑफ an की वैल्यू लेस आर इक्वल टू a है, और फिर मॉड ऑफ an माइनस l1 की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2b, और मॉड ऑफ bn माइनस L2 की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2a के इक्वल है। इन चार वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, यहां से आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से मॉड ऑफ bn की वैल्यू b, मॉड ऑफ an माइनस L1 की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2b, L1 की वैल्यू a, मॉड ऑफ bn माइनस L2 की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2a। a से a कैंसिल कर सकते हैं, b से b को कैंसिल करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और अब हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज, फॉर एवरी, फिर मैथमेटिकल कन्वर्जेंसी का, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, देखिए क्या आया है, डेल्टा हम यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा n0 आया है, देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू n such that n is greater than n0 and this implies that mod of an dot bn minus l1 dot l2 is less than epsilon। और सिंबल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an dot bn इक्वल टू l1 dot L2। मतलब कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अलग अलग कन्वर्जेंट हैं तो उसमें अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो उनका नया कन्वर्जेंट पॉइंट दोनों के पिछले कन्वर्जेंट पॉइंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वह हमारा है बोल्जाइनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी। बोल्जाइनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पढ़ा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड। अच्छा देखिए, अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, और वह फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है। तो बोल्जाइनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी क्या कहता है सीक्वेंस में, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस में कम से कम एक लिमिट पॉइंट अनिवार्य रूप से एग्जिस्ट करता है। प्रूफ देखेंगे कि अगर इस सीक्वेंस an का कोई एसोसिएटेड सेट है, ठीक है ना, वह एसोसिएटेड सेट अगर यस है और वह सेट यस फाइनाइट है, वह सेट यस क्या है, फाइनाइट है, तो यल टर्म पर आपका सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा, an होगा। तो an में अगर n इक्वल टू आप यल पुट करते हो तो al पर अगर सपोज कर रहे हो यल मिल रहा है तो उस यल पॉइंट पर al इक्वल टू यल मस्ट बी शो द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। और अगर यस आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो इस कंडीशन में भी आपका जो रेंज सेट an है वह एक लिमिट पॉइंट को देगा। तो ओवरऑल आप बोल्जाइनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी से एक चीज श्योर हो जाए कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उस बाउंडेड सीक्वेंस के पास उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। अब यह देखिए एक थ्योरम, आपको एक एग्जांपल दिया गया है 1 3 1 5 1 7, ठीक है ना, इसके पास क्या है कि इसका कन्वर्ज पॉइंट जो होता है वह नेसेसरी नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो। उल्टा
अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो यह मस्ट नहीं है कि उसके पास क्या हो कि वह सीक्वेंस बाउंडेड हो, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो यह नेसेसरली है कि उस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉची सीक्वेंस, ठीक है, और उसके जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं और जो बोल्जेनो-ब्रेस्टर प्रॉपर्टी है उसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में कैसे अप्लाई करेंगे और इसके आधार पर हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।